हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेस। आज की इस नए वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का दूसरा अध्याय सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और अपने एक शॉर्ट्स नोट्स को तैयार करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। कहने का अर्थ है कि इसको हम जो है यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। सूक्ष्मजीवों को ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें क्या कर सकते हैं, अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हो सकता है या साधारण सूक्ष्मदर्शी हो सकता है। आइए इसके पृष्ठ पर चलते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि केवल यंत्र की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है। इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं, यानी कि देखिए काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचना दिखाई देगी। जो काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचना दिखाई पड़ती है, इन संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या है, कवक हैं, यानी कि एक सूक्ष्मजीव का प्रकार है। इसी प्रकार मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक जो आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। अन्य प्रकाशन में पढ़िए गए एनसीईआरटी को छोड़ाकर, तो उसमें सूक्ष्मजीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है। आइए जानते हैं कि एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्मजीव को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो है सूक्ष्मजीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। इसके अलावा अदर प्रकाशन पढ़िएगा तो उसमें विषाणु भी है। तो यहाँ भी बताया गया है कि विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जुकाम, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा हमसे फैलता है। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खांसने से वायु के माध्यम से ये पोलियो, खसरा भी विषाणु के द्वारा फैलते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग, जिसे हम टीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीबी, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। तो इस रोग जो है कौन से ये सूक्ष्मजीव से हुआ है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। जैसे कि पोलियो जो है किससे होने वाला रोग है, तो वायरस से होने वाला रोग है। क्षय रोग किससे होने वाला रोग है, तो जीवाणु से होने वाला रोग है। मलेरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको नोट कर लीजिए। अगला पृष्ठ पर जो है जीवाणुओं का कुछ प्रकार दिया गया है और उसकी आकृति। जैसे कि यहाँ पे जीवाणु का प्रकार दिया गया है स्पाइरल जीवाणु, यहाँ पे छड़नुमा जीवाणु है। ये जो है अर्धकोमा के जैसा दिखता है, ये दंडाकार दिखता है, यानी कि छड़कार दिखता है, इसलिए इसे छड़नुमा जीवाणु नाम दिया गया है। अगला हमारा है शैवाल के कुछ प्रकार। शैवाल एक ऐसा सूक्ष्मजीव होता है जिसके शरीर को हम लोग जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका प्रकार है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। ठीक इसी प्रकार प्रोटोजोआ के भी कुछ प्रकार दिया गया है। अमीबा देखिए जो अनिश्चित आकृति का होता है, अमीबा जो है अनिश्चित आकृति का होता है। इसी प्रकार पैरामीशियम ही हो गया, पैरामीशियम जिसे हम स्लीपर जंतु भी बोलते हैं। नीचे दिया गया है कवक के कुछ प्रकार। कवक के कुछ प्रकार दिया गया, जैसे कि राइजोपस हो गया, इसे ब्रेड मोल्ड भी हम बोलते हैं। पेनिसिलियम हो गया, यह भी कवक का प्रकार है। एस्परजिलियस भी क्या है, एक कवक का ही प्रकार है। ठीक इसी प्रकार कुछ विषाणु के भी यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। आगे समझते हैं हम सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्मजीव का आवास क्या है। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय
जैसे कि कई शैवाल एवं कवक यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहे हैं। यानी कि जितनी भी गर्म क्षेत्र हैं या ठंडा क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में जो है सूक्ष्मजीव जीवित रह लेते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि अमीबा जो है यह स्वतंत्र रूप से रहने वाला अकेले क्या है, सूक्ष्मजीव है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है ऐसा कौन सा सूक्ष्मजीव है जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म उसमें का नाम क्या है, अमीबा। ठीक इसी प्रकार जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। कवक एवं जीवाणु जो है किस में रहता है, समूह में पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार देखते हैं आगे मित्रवत सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि अल्कोहल बनाने का प्रयोग जो है किस काल से सूक्ष्मजीवों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो प्राचीन काल से ही हम सूक्ष्मजीव का उपयोग जो है अल्कोहल बनाने में करते आ रहे हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक इसी प्रकार अगला है दही। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, जो दूध को दही में क्या करता है, परिवर्तित करता है। इसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। यह पूछ सकता है कि दूध से दही बनाने में जो परिवर्तित करता है उस जीवाणु का नाम क्या है, तो लैक्टोबैसिलस ये जो है जीवाणु का नाम है। अगला है हमारा, वह दूध में जनन कर उन्हें दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। यानी जितने भी ये सब बनाए जाते हैं, सूजी हो गया, इडली हो गया, भटूरे हो गया, इसमें दही जो है महत्वपूर्ण संगठक निभाता है। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। जिससे इडली एवं क्या बनता है, डोसा बनता है। ऊपर एक क्रियाकलाप दिया गया है, खमीर द्वारा उठी हुई मैदा। ठीक, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि ईस्ट जो है श्वसन के दौरान कौन सी गैस को उत्पादित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। खमीर वाले मैदे का आयतन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यानी कि बड़े स्तर पर अल्कोहल एवं शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, आगे समझते हैं हमारा जो है इधर, जैसे कि आपका नीचे एक दिया गया है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। आगे समझते हैं कि किण्वन का खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में किया था। कब किया था, 1857 में किया था। किसने किया था, तो लुई पास्चर। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी, कब की थी, 1857 में। बहुत 1857 के प्रांति पढ़े होंगे, तो इसी से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज किया था 1857 में। सूक्ष्मजीवों के औषधि उपयोग, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलियम
पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविकी की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा इनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविकी अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। यानी कि प्रतिजैविकी अथवा एंटीबायोटिक वैसे रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में जीवाणु यानी कि जो भी रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं उसके वृद्धि को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविकी औषधि का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविकी है। तो इसको याद कर सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस टेरामाइसिन किससे बनाया जाता है, ठीक, तो कवक से बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार जिन्हें हम कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है, किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविकी का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों के चिकित्सा में हम लोग उपयोग में लाते हैं। अगला हमारा है सन ने 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के एक छोटे बीजाणु को देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया था कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि पेनिसिलिन जो है किसके द्वारा किससे सूक्ष्मजीव से बनाया गया था, तो कवक से बनाया गया था। फफूंद जो है किसका प्रकार है, फफूंद जो है किसका प्रकार है, फफूंद हमारा कवक का प्रकार है। और इसका खोज किसने किया था पेनिसिलियम का, तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक ने जीवाणुओं के द्वारा जो है पेनिसिलियम बनाई दिया था। वो कौन सा आपका सूक्ष्मजीव था, तो कवक था। वो कवक यानी कि किसका प्रकार था, फफूंद का। ठीक, अगला हमारा है पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविकी मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविकी का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे आगे है वैक्सीन या टीका। वैक्सीन के नाम या टीका का नाम सुने होंगे। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनमें लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, यानी कि उसको क्या रोकने में रहता है। जब शरीर को यह भी स्मरण यानी कि पता चलता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर में कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। समझ गए, इस प्रकार जो है टीका जो है और वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके के द्वारा रोका जा सकता है। जितना भी हैजा होता है, क्षय रोग होता है, चेचक होता है, ये सब किसके द्वारा रोक सकते हैं, तो वैक्सीन लगाकर यानी टीके लगाकर रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। जितने भी ये सब ब्रैकेट में आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा VVI है, बहुत बार ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक इसी प्रकार मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। आगे समझते हैं, कुछ जीवाणु एवं नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जैसे कि आप राइजोबियम नामक जीवाणु पढ़े होंगे जो फलीदार फसलों के ग्रंथियों में पाया जाता है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को क्या करता है, परिवर्तित करके पौधों में क्या करता है, देता है। अगला हमारा टॉपिक है हानिकारक सूक्ष्मजीव।
सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। अगला हमारा है मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, इसे संचरणीय रोग कहलाते हैं। यानी कि संचरण के द्वारा जो रोग फैलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण जैसे कि हैजा हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, आपका क्षय हो गया, सब कैसे फैलता है? यानी कि छुआछूत से ये बीमारी है आपका, उसके संपर्क में आइएगा तो ये आपको बीमारी दी। अगला हमारा है कि कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। घरेलू मक्खी जो है 100 रोगों का वाहक है, यानी कि 100 रोग आपको वो करा सकती है। ठीक, अब एक और है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर ये आपको काटता है, आपको पता होना चाहिए। जो नर होती है वो नहीं काटता है, ठीक ना। मादा एनाफिलीज मच्छर ये आपको काटता है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एंडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मादा एंडीज मच्छर डेंगू के वायरस का क्या है? वाहक है। सभी मच्छर जो है कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? तो जल में उत्पन्न होते हैं। सभी मच्छर जो है जल में उत्पन्न होते हैं, चाहे वो जल जो है संशोधित हो या आपका शुद्ध जल हो, सब में क्या होते हैं? मच्छर की उत्पत्ति होती है। अगला हमारा महत्वपूर्ण है मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाला सामान्य रोग। इसमें बारी बारी से हम समझते हैं कि मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा जो सामान्य रोग होता है वो कौन कौन से सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है और उसके संचरण की तरीका क्या है, बचाव के उपाय क्या हैं। सबसे पहला है यहाँ पे क्षय रोग। तो क्षय रोग जो है आपका जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। इसका संचरण का तरीका क्या है? तो वायु है, यानी कि वायु के संचरण के से ही हमें क्षय रोग होता है। अब बचाव के उपाय क्या हैं? तो सब बचाव एक ही बार में हम आपको बता देंगे। यहाँ पे देखिए खसरा हो गया। खसरा जो है वायरस के कारण होता है। किस कारण होता है? वो वायरस के कारण होता है, वायु के द्वारा ये फैलता है। चिकन पॉक्स हो गया, ये भी जो है वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। वायु या सीधे संपर्क, यानी किसी के संपर्क में आ जाते हैं तो भी आपका चिकन पॉक्स हो सकता है। पोलियो ये भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ये भी किससे फैलता है? तो आपका वायु या जल के माध्यम से आपका पोलियो हो सकता है। अगला हमारा है हैजा। हैजा जो है जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ये जल या भोजन से हो सकता है। टाइफाइड जीवाणु, इसका जो है संचरण तरीका क्या है? आपका जल है। इसका याद करने का ट्रिक है वो भी बता देंगे आपको। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए वायरस यानी कि जल के द्वारा ये क्या होता है? फैलता है। अगला हमारा मलेरिया, प्रोटोजुआ इसका क्या है? वाहक है। रोगाणु का क्या है? आपका प्रोटोजुआ है। किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर के द्वारा ये होता है आपका मलेरिया। अब देखते हैं इसको रोकने का कारण क्या है, यानी कि हम कैसे इसे बचा सकते हैं। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना, इससे हम सभी रोगों से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वच्छता यानी अपने आप में साफ सुथरा एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भाली भांति पके भोजन, उबाला पेयजल एवं टीकाकरण। अगर आपको हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है तो इस प्रकार हम इसका कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम समझते हैं आगे कि जब हमको हेपेटाइटिस ए हुआ हो, ठीक हेपेटाइटिस ए हुआ है तो उबले हुए पेयजल का उपयोग करना चाहिए या हमें टीकाकरण लगाना चाहिए हेपेटाइटिस ए का। अगला हमारा है कि जब हमें मलेरिया यानी कि मलेरिया होने से हमें बचाना है, तो मलेरिया किससे होता है? तो मच्छर के काटने से होता है। और कौन से सूक्ष्मजीव जो है इसके वाहक है? तो रोग कारक है, तो प्रोटोजुआ है। तो मच्छरदानियों का प्रयोग करेंगे, मच्छर भगाने वाले रसायन का उपयोग करेंगे, कीटनाशक का छिड़काव कर मच्छर के प्रजनन के रोकने के लिए जल
को किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने देंगे। यानी कि जल से आपको पता होगा मच्छर क्या होता है, फैलता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जल को एक स्थान पर हम लोग एकत्रित नहीं होने देंगे। ठीक इसी प्रकार आगे हम समझते हैं कि जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधे में ही रोग के कारक नहीं है, वे दूसरे जंतुओं में भी उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स जो है मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। क्या है, भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। गाय में जो खुर वाला रोग होता है उसके द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ महत्वपूर्ण आपके फैक्ट दिए गए हैं कि रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जिससे कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। ये जो है मनुष्य एवं पालतू पशु यानी कि आपके जो भी मवेशी है उसमें भी ये फैलता है। ठीक, तो किसके द्वारा होने वाला रोग है, तो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा जो है होने वाला रोग है एंथ्रेक्स रोग। तो इसका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में इसका खोज किए थे। ठीक, आगे हम समझते हैं अगला पृष्ठ पर महत्व। अगला हमारा है सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग दिया गया है। ये पादप रोग हैं, जैसे कि नींबू कैंसर, यानी कि पेड़ पौधा में जो रोग होता है, नींबू में कैंसर होता है, तो 21 सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। संचरण का तरीका क्या है, तो वायु है। अगला है गेहूं की रस्ट। गेहूं में आप देखते होंगे पीका लग जाता है, क्या लगता है, पीका, तो ये जो है कवक के द्वारा होता है। इसका संचरण का तरीका क्या है, तो वायु एवं बीज है। ठीक इसी प्रकार भिंडी की पित्त, क्या हो गया है, भिंडी की पित्त जो है सूक्ष्मजीव यानी कि वायरस के द्वारा होता है। संचरण का तरीका क्या है, कीट है। संचरण का तरीका क्या है आपका, कीट है। ठीक इसी प्रकार आगे देखते हैं हमारा है सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कभी कभी क्या हो सकता है, उसका मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी संदूषित भोजन का सेवन नहीं कर। रासायनिक उपाय, अगला हमारा टॉपिक है कि भोजन को हम लोग संशोधित करने से कैसे कैसे बचा सकते हैं, यानी कि खराब होने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं, इसका रासायनिक उपाय हम लोग समझेंगे। तो रासायनिक उपाय में हमारा सबसे पहला है कि नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिरक्षक बोलते हैं। मिट गया है। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट अथवा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैव एवं एस्केप्स बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। क्या करता है, संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस अथवा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। इमली के परिरक्षण में भी कर सकते हैं हम। नमक से हम लोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए हम मांस मछलियों को सूखे नमक से ढक कर रख देते हैं। चीनी द्वारा परिरक्षण समझते हैं। जैम हो गया, जेली हो गया एवं एस्केप्स हो गया, इस सबका जो है प्रोडक्शन जो है चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो
करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। चीनी के प्रयोग से क्या होता है, जो भी खाद्य पदार्थ में नमी है वो क्या आती है, कमी आ जाती है। अगला हमारा है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं, गर्म एवं ठंडा करके। आप जब देखते होंगे कि गर्म एवं ठंडा, जैसे कि हम लोग दूध उबालते हैं, तो दूध उबालने से क्या होते हैं, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हैं। इसी प्रकार हम लोग भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, और रखने से क्या होता है, तापमान जो है एकदम कायम बना रहता है जितना उसको चाहिए। इससे क्या होता है, भोजन भी हमारा खराब नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार आगे समझते हैं, हमारा है पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला हमारा है पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। क्या होता है, सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव की क्या होती है, अनिवार्यता यानी कि उपस्थिति नहीं होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे पाश्चीकरण कहते हैं। ठीक, तो पाश्चीकरण की खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पाश्चीकरण कहते हैं। अगला हमारा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो आप लोग पिछली कक्षा 6-7 में पढ़े होंगे कि राइजोबियम जीवाणु के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जो लेग्यूम पौधे की दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। राइजोबियम लेग्यूम पौधों के ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सेम और मटर में जो एक सहजीवता है। कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि कौन ऐसा गैस है जो वायुमंडल में जो है हमेशा के लिए क्या है, स्थिर है। तो हमेशा के लिए वायुमंडल में क्या है, स्थिर है, वो हमारा कौन सा गैस है, तो हमारा वो नाइट्रोजन है। अगला है नाइट्रोजन चक्र। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिर कैसे है, इसको समझने के लिए हमको नाइट्रोजन चक्र पढ़ना पड़ेगा। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है, आपको पता भी होगा। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन में उपस्थित होता है। विटामिन में क्या होता है, उपस्थित होता है नाइट्रोजन। पौधे, आगे समझते हैं। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतु के मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम स्वरूप यानी कि परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है इसको समझते हैं। तो शुरू करते हैं हम कहाँ से, यहाँ से। मिट्टी में नाइट्रोजन उपस्थित है, मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित है। अब जो है इसको परिवर्तित किया गया नाइट्रोजन के यौगिक में, और जो भी हमारे नीलहरित शैवाल है या राइजोबियम नामक जीवाणु है, और नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके क्या किया, पौधों को दिया। यानी कि पौधों अपने जड़ के माध्यम से क्या किए, उसको अवशोषित किए। अवशोषित करने के बाद ये जो हम लोग पौधे के उत्पाद है, उस उत्पाद को हम लोग क्या खाएं, जंतु के द्वारा हम लोग खाएं। यानी कि जंतुओं द्वारा पौधे को खाया जाना, तो हम लोग जंतु को खाएं। मान लीजिए कि जैसे कि आपका
बकरी हो गया, तो बकरी जो है क्या किया, पौधे के उत्पाद को खाया, तो इसमें भी क्या गया, नाइट्रोजन गया। अब उसके उत्पाद को हम लोग खाएं, ठीक, तो हम लोग खाने के बाद हम लोग का उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा संपन्न नाइट्रोजन अवशिष्ट जो है फिर में क्या आ गया, मिट्टी में ही आ गया। तो मान लीजिए किसी न किसी दिन क्या हुआ, मृत्यु हुआ, तो मृत्यु होने के बाद भी पौधे के जितने भी अवशिष्ट हैं वो सब किस में आ गए, मिट्टी में आ गए, ठीक। तो ये चक्र पढ़ लिए हम। अब फिर यहाँ से पढ़ते हैं कि जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करना। अब जो है जीवाणु जो है इस नाइट्रोजन जो बना था पहले, इसको क्या कर दिया, गैस में परिवर्तित कर दिया। अब गैस में परिवर्तित कर दिया तो कहाँ चला गया, वायुमंडलीय नाइट्रोजन हो गया। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब जैसे कि आप बिजली चमकना देखते होंगे, तो बिजली जब चमकता है तो उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, और वो फिर कहाँ लेके आ गया, आपका मिट्टी में ही लेके आ गया, ठीक। इसके अलावा देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो है वो जीवाणु के द्वारा नीलहरित शैवाल के द्वारा क्या किया जाता है, स्थिरीकरण किया जाता है। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देता है, और परिवर्तित करने के बाद कहाँ जाता है, नाइट्रोजन के यौगिक में जाता है, यानी कि पुनः जो है फिर से कहाँ गया, आपके मिट्टी में ही आ गया। इस प्रकार जो है वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस हमेशा लगभग क्या रहता है, स्थिर रहता है। आपने क्या सीखा, इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं। सूक्ष्मजीव जो क्या होता है, अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, दुगेली आंख से भी नहीं दिखाई देंगे। यह बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। अगला हमारा दिया सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतु के शरीर में पाए जाते हैं। अभी मेरा यह हाथ है, हाथ में भी क्या है, सूक्ष्मजीव हैं। ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ये जो है आपका सूक्ष्मजीव है, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्मजीव के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी हैं, जैसे कि जीवाणु पादप या जंतु के गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अवशिष्ट के अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। इसमें भी इसका क्या कहता है, योगदान है। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होता है, तो अतिसार हो गया, मलेरिया हो गया। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, यानी कि खाने लायक नहीं छोड़ते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लैग्यून पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीलहरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनीय यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। इसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। इस प्रकार नाइट्रोजन गैस हमेशा के लिए वायुमंडल में क्या है, स्थिर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।